तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, आज का जो सेशन होगा हमारा पर्टिकुलरली इंडियन पॉलिटी के लिए। अभी तक इस पॉलिटी की सीरीज में मैंने 7 वीडियो बना दिया है। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप पिछले 7 वीडियो को क्रमशः देखें, जिससे कि आपको चीजों की समझ काफी अच्छे तरीके से बन सके। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हमने पिछले 3 वीडियो में इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जिसे हम मॉर्ले मोंटे रिफॉर्म के भी नाम से जानते हैं, उसके बारे में काफी अच्छे से डिस्कशन कर लिया है। और कहीं ना कहीं हमने ये एक समझदारी बना ली है सभी वीडियो को क्रमशः जोड़ के कि किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्या घटनाएं हुई। तब आज का ये जो वीडियो है 1990 का 1919 का, इसकी समझदारी आपकी तभी अच्छी बन पाएगी जब तक आपको इंडियन काउंसिल एक्ट 61, 92 और 1909 की अच्छी समझदारी नहीं होगी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। इस 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये चीज समझाया था कि मॉन्टेग्यू और जैसा कि पिछले वीडियो में ये नाम था मॉर्ले और मिंटो। तो मॉर्ले क्या थे? मॉर्ले हमारे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। क्या थे? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट थे। उसी तरह से मॉन्टेग्यू भी यहाँ पे क्या है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। कौन? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है। इस पद का गठन मैं फिर से बताना चाहूंगा, इस पद का गठन 1858 के एक्ट में हुआ था। 1857 के सिपाही म्यूटिनी या फिर सिपाही विद्रोह के बाद। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को रिप्लेस करके। मैं इस चीज को बार बार आपको इसलिए रिहाइड्रेट कर रहा हूं कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद ये जो नाम आ रहा है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, इसका मतलब है क्या। और ये जो चेम्सफोर्ड थे, कौन? चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड, ये चेम्सफोर्ड कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहा एज ए वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं 1916 से 21 के बीच के कार्यकाल में ये एक्ट कब आया? 1919 में। ठीक है। इस एक्ट का जो सबसे मेन इंटेंट था, सबसे पहला, वैसे तो काफी सारी चीजें हुई लेकिन मैं आपको धीरे धीरे करके सारी चीजों को समझाते चलता हूं। ठीक है। इसका जो सबसे पहला इंटेंट था या फिर नीयत थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की लाने की। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे उनकी कहीं ना कहीं जवाबदेही लेजिस्लेटिव की ओर बढ़ाई गई थी। ठीक है। फिर से मैं समझाना चाहूंगा कि जो लोग एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थे उनकी जवाबदेही कहीं ना कहीं लेजिस्लेटिव की ओर बढ़ाई गई थी। ठीक है। इस चीज को आपको समझना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है इंटेंट और दूसरा क्या? रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक है ना। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो पैरामीटर इन्होंने सेट करने की कोशिश की थी उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, वो पूरा हो नहीं पाया था। ठीक है। क्या ये रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का टाइम फ्रेम पूरा हो नहीं पाया था? लेकिन ऐसा नहीं था कि ये 1919 के बाद ये जो इंटेंट था इनका रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का डेवलप करने का, वो खत्म हो गया। अभी मैं आपको बीच में अभी पूना पैक्ट भी समझाऊंगा। ठीक है। उसके बाद फिर मैं आपको 1935 का एक्ट भी समझाऊंगा। तो आपको चीजों की समझदारी इससे बन पाएगी कि ये जो इंटेंट था रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का फाइनली फुलफिल हुआ कहाँ। ठीक है। तो ये जो एक्ट आया था 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, इसको कब इनेक्ट किया गया? 1921 में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्ट आया कब था? आया तो था 1919 में, लेकिन इसको इनेक्ट कब किया गया? 1921 में, 2 साल के अंतराल के बाद। ठीक है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इस एक्ट 1919 में आपको सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट के जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसको सेपरेट कर दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं इस चीज को हम यहां से समझ सकते हैं कि ये जो सेंट्रल का ग्रिप था स्टेट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के फॉर्म में, उसको कम किया गया। कम करने का मतलब ये नहीं है कि खत्म ही कर दिया गया। अभी भी जो नेचर था वो क्या था? यूनाइटरी था। लेकिन इनको क्या किया गया? ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे उनको फ्री किया गया। क्या किया गया? फ्री किया गया कि आप अपने हिसाब से चल सकते हैं। ठीक है। लेकिन अभी भी जो नेचर क्या था एडमिनिस्ट्रेशन का? सेंट्रलाइज ही था, लेकिन ग्रिप को कम किया गया। और इसी चलते इसको क्या बोला गया? डिवोल्यूशन रूल। क्या बोला गया? डिवोल्यूशन रूल। डिवोल्यूशन रूल कहने का सीधा सीधा हम यही मतलब समझेंगे कि जो सेंट्रल का ग्रिप था प्रोविंशियल्स के ऊपर, प्रोविंसेस के ऊपर इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कम किया गया। ठीक है।
तो ये दो बातें रही। अब हम तीसरे पॉइंट पे समझते हैं। कितने बार हम लोगों ने, जो पुराने लोग जो तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन जरूर सुना होगा कि प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन। तो द्वैत शासन क्या था, मैं इस चीज को समझाता हूं कि जैसा कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट में, ठीक है ना। वापस से प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में तोड़ा गया। कितने पार्ट में? प्रोविंशियल सब्जेक्ट को भी दो पार्ट में तोड़ा गया। इस चीज को आइए बड़े ध्यान से समझते हैं। तो ये जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स थे, उनको जो दो पार्ट में तोड़ा गया, उसी को क्या नाम दिया गया? द्वैत शासन। क्या बोला गया? द्वैत शासन। द्वैत शासन मैं आपको बताना चाहूंगा, इसी को ही क्या बोला गया? द्वैत शासन। और इसी को कहा जाता है कि प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ। तो प्रांतों में द्वैत शासन लागू हुआ 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट से, ठीक है। अब समझते हैं द्वैत शासन था क्या। तो जैसे कि प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो पार्ट में यहाँ पे तोड़ा गया, कौन कौन सा? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट। कौन सा? ट्रांसफर्ड और रिजर्व। ट्रांसफर्ड और रिजर्व की ये खासियत थी कि दोनों को एडमिनिस्टर कौन कर रहा था? गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। कौन कर रहा था? गवर्नर ऑफ द प्रोविंस। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में गवर्नर किसके सहायता से काम कर पा रहा था? लेजिस्लेटिव काउंसिल के। किसके? लेजिस्लेटिव काउंसिल को। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर दे रहा था जिससे कि आपको समझ बढ़े इससे। लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। और जो ये रिजर्व सब्जेक्ट था, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ही एडमिनिस्टर कर रहा था, लेकिन किसके हेल्प से? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के। किसके? एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये बेसिक डिफरेंस था। दूसरी बात, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल के को लाइबल नहीं किया गया था, यानी कि अकाउंटेबल नहीं था। यहाँ पे ये फ्री था। इससे किससे? लेजिस्लेटिव काउंसिल से। तो ये दो बातें आपको बड़ी ध्यान से समझनी है कि प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब क्या था कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे उसको दो पार्ट में तोड़ा गया। कौन कौन सा? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट, ठीक। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट को एडमिनिस्टर कौन कर रहा था? गवर्नर। और रिजर्व सब्जेक्ट को भी एडमिनिस्टर कौन कर रहा था? गवर्नर, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या था? यहाँ पे कौन इसे सहायता दे रहा था या फिर एड दे रहा था? दैट वाज द लेजिस्लेटिव। और यहाँ पे इसे कौन एड दे रहा था? दैट वाज द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो दोनों में ये डिफरेंस है। और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अकाउंटेबिलिटी नहीं रखी गई थी। तो दो बात को आपको बड़े ध्यान से समझना है। अकाउंटेबिलिटी कहने का मतलब जवाबदेही। इस पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा। वो लोग इस चीज को जो डीप में समझना चाहते हैं, इस चीज को नोट कर ले, जो भी बातें मैंने अभी बोली, ठीक है। अब ट्रांसफर सब्जेक्ट में कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे और रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट थे, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था हमारा? हेल्थ था, एजुकेशन था, एग्रीकल्चर था, और बहुत सारे स्पेसिफिक पॉइंट थे, लेकिन इन तीन को हमें खासकर ध्यान रखना है। हेल्थ, एजुकेशन और एग्रीकल्चर किसमें थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में, ठीक है। जो किसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर थे? लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट रहे होंगे? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। फिर से इस चीज को सब्जेक्ट को रिवाइज कर लेते हैं। रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहे होंगे? पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट रहे मैंने आपको यहाँ पे नोटिफाई कर दिया है। तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेंगे और अपने नोटबुक में इसे मेंशन करेंगे। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, जो लोग भी मेरे वीडियो को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, मैं भारत के संवैधानिक विकास या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के ये छोटे छोटे 10 से 15 मिनट के वीडियो क्यों बना रहा हूं? मैं चाहता तो आधे घंटे की वीडियो में या फिर 40 मिनट के वीडियो में पूरा का पूरा भारत का संवैधानिक विकास खत्म कर सकता था, लेकिन मैं आपको एक चीज समझा दे रहा हूं, शॉर्टकट से कुछ नहीं होने वाला है। आप आज पढ़िएगा, फिर किसी क्वेश्चन में फंसिएगा, फिर आप किसी का वीडियो देखिएगा, फिर वहां पे फंसिएगा। तो इससे ज्यादा अच्छा चीज ये है कि आप 10 मैंने 8 वीडियो, आई गेस 8वां वीडियो होगा ये, ठीक है। 2 वीडियो में पूरा का पूरा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और खत्म कर दूंगा। और ऐसा भी नहीं कि वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा है, आप चीजों को बड़े आराम से धीरे धीरे देख सकते हैं। मेरा मकसद कभी भी आपको तेजी से चीजों को खत्म करने का नहीं है। आप चीजों को समझदारी के साथ पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, ताकि आपको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आपका जो समय है वो काफी मूल्यवान है। इस चीज की समझदारी आपको आज नहीं होगी, जब समय बीत जाएगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, या फिर काफी ऐसे सारे लोग भी होंगे
जो रिसोर्सेज को आज तक ढूंढ ही रहे हैं। तो मैं खुद रिसोर्स हूं और मैं आपको पर्टिकुलर एक प्रिसाइज और कंसाइज वे में चीजों को समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, और कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मैं अपने कंटेंट को ज्यादा अच्छा दिखाने के लिए उस चीज को स्किप कर दूं। ठीक है, तो आप चीजों को समझिए, लिखिए। जो जो कुछ कुछ बातें ऐसी भी हैं जो मैं वर्बली बोल जाता हूं और वो इंपॉर्टेंट है, तो आप उस चीज को भी कहीं ना कहीं अपने साथ वीडियो पॉज करके उसको रिवाइंड करके और वापस से नोट कीजिए। ठीक है, अब मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। जो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रही, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उस समय की थी, उसको रिप्लेस किया गया अब बाय कैमरलिज्म से। किससे? बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म क्या होता है मैं आज समझाता हूं। हिंदी भाषी लोग इसे क्या बोलते हैं? द्विसदनीय विधायिका। क्या बोलते हैं? द्विसदनीय विधायिका। जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय कैमरलिज्म। द्विसदनीय विधायिका कहने का मतलब यह है कि हमारे सेंट्रल लेवल पे और हमारे स्टेट लेवल पे, जो सेंट्रल लेवल पे आप लोकसभा और राज्यसभा देख रहे हैं, और स्टेट लेवल पे विधानसभा और विधान परिषद देख रहे हैं। मैं हिंदी भाषा वालों के लिए स्पेशली वर्ड यूज कर रहा हूं। ठीक है, हिंदी भाषी कहने का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूं, लेकिन जो लोग हिंदी में इसे देखना चाह रहे हैं उनके लिए, इंग्लिश वालों के लिए अपर हाउस और लोअर हाउस, इस चीज का इंट्रोडक्शन, इस पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी या फिर कार्य करने की जो पद्धति थी हमारे विधायिका की, इसका इंट्रोडक्शन कहाँ किया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि ये जो बाई कैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट या फिर द्विसदनीय विधायिका का कॉन्सेप्ट है, ये भारतीय संविधान में किस सूची से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ब्रिटेन। क्या होगा? ब्रिटेन। और उसी बाई कैमरलिज्म का इंट्रोडक्शन किसमें किया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। हम लोगों ने 1892 या फिर 1892 के एक्ट में ये चीज पढ़ा था कि कहीं ना कहीं ये डिमांड कांग्रेस की ओर से उठ चुका था कि हमें हमें इलेक्शन चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने अपने बुद्धि से ये कहा कि हम इलेक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शन वर्ड का कहीं कोई यूज नहीं किया। उसके जगह क्या किया? उसके जगह उन्होंने नॉमिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया वापस से। जो नॉमिनेशन ऑलरेडी 1861 में इंट्रोड्यूस हो चुका था, उसी नॉमिनेशन को वापस से एक्सटेंड किया 1892 में। लेकिन अब हम 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में देख पाएंगे कि यहां पे डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया था। किसका? डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ गया था। किसका? डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट आ चुका था। यानी कि 1892 में जो इनडायरेक्ट इलेक्शन था वो किसमें कन्वर्ट हो गया? 1990 के एक्ट में डायरेक्ट इलेक्शन में। ठीक है, तो यहां से इस पॉइंट को भी आपको बड़े ध्यान से समझना है और बारीकी के साथ दिमाग में बैठाना है कि डायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट कब आया था? 1919 में। ठीक है, और 1909 के एक्ट में क्या हुआ था? बजट पे वोट करने का अधिकार और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार 1909 में दे दिया गया था, जिसे रेस्ट्रिक्ट किया गया था 1892 के एक्ट में। तो ये जो तीन चीजें जो रिस्ट्रिक्टेड थी 1892 में, 1909 यानी कि मोरले-मिंटो एक्ट, और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के एक्ट में उसे कंप्लीट किया गया, यानी कि उसकी पूरा अधिकार उसे दे दिया गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वापस से वही कहानी चल रही है, जिसकी शुरुआत 1909 में की गई थी मोरले-मिंटो एक्ट में। वहां पे कहीं ना कहीं कम्युनल इलेक्टोरेट यानी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट एक पर्टिकुलर धर्म के लिए देने की शुरुआत कर दी गई थी, और इसका एकमात्र इंटेंट था भारत को तोड़ना। किस बेसिस पे? धर्म के बेसिस पे, क्योंकि अंग्रेजों को यह कहीं ना कहीं समझ आ चुका था ये 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग वाले एरा में कि अब हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि भारतीयों में फूट पड़े, क्योंकि हमें यह हमेशा से पता रहा है कि अंग्रेजों की नीति क्या रही थी? फूट डालो और राज करो। तो इसकी शुरुआत 1909 में ही कर दी गई थी कम्युनल या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट को देके। तो ऐसा नहीं था कि ये अंग्रेज यहीं रुके, ये 1909 में भी इन्होंने ये काम किया, 1919 में भी ये काम करेंगे, और वापस से 1935 में मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो कम्युनल इलेक्टोरेट देने का जो इनका सिस्टम की शुरुआत हो चुकी थी, ये रुकने का नाम नहीं ले रही थी और भारत को तोड़ा गया। इसमें कहीं कोई ये अनडिनाइबल फैक्ट नहीं है कि इस बेसिस से भारत को नहीं तोड़ा गया।
खैर आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने वापस से मेंशन किया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट, क्या सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए? 1909 के एक्ट में किसे दिया गया था? मुस्लिम्स को दिया गया। किसे? मुस्लिम्स को। लेकिन यहां पे अब 4 स्पेसिफिक ट्राइब्स की मैं बात करूंगा, ठीक है? किसके किसकी? सिख की। किसकी? सिख। एक इंडियन क्रिश्चियंस, कौन कौन? इंडियन क्रिश्चियंस। एक हमारे हो गए एंग्लो इंडियंस, कौन? एंग्लो इंडियंस। और चौथे कौन हो गए? यूरोपियंस, ठीक है? कौन हो गए? यूरोपियन। तो आपको 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में कितने मतलब कि किसको किसको दिया गया हमारा ये सेपरेट इलेक्टोरेट? सिख को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को। तो ये आपको 4 पार्ट को बड़े ध्यान से और स्पेसिफिकली याद रखना है, ठीक है? 4 पॉइंट को स्पेसिफिकली याद रखना है, ठीक है? किसे किसे दिया गया? सिख को, इंडियंस को, क्रिश्चियंस को, सॉरी इंडियंस क्रिश्चियंस को, और एंग्लो इंडियंस को और यूरोपियंस को, ठीक है? ये 4 हम याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक नए तरह के पावर की इंट्रोडक्शन की गई, जैसा कि 1958 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया था? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, जो कहां बैठता था? ब्रिटेन में। कहां बैठता था? ब्रिटेन में। तो वही सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट्स के कुछ स्पेसिफिक पावर को उठा के किसे सबमिट कर दिया गया? हाई कमिश्नर को। कौन सा? हाई कमिश्नर को। किसके? हाई कमिश्नर को। तो हाई कमिश्नर के ऑफिस को किसमें स्टैब्लिश किया गया? 1919 में। किसमें? 1919 में। और ये भी कहां बैठता था? ये भी बैठता था ब्रिटेन में ही। कहां? ब्रिटेन में ही। इस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे कि हाई कमिश्नर के ऑफिस को किसमें स्टैब्लिश किया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में, ठीक है? अब एक क्वेश्चन यूपीएसआई 2021 में पूछा गया था, ठीक है, कि यूपीएससी की शुरुआत कब की गई थी? यूपीएससी की शुरुआत कब की गई थी? तो आप इस चीज को समझ सकते हैं यहां से कि 1919 के एक्ट से, कौन सा एक्ट कौन सा था हमारा? 1919 के एक्ट से 1926 में। कब? 1926 में किसकी शुरुआत की गई? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन सा? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? कौन सा? सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। और इसके लिए एक आयोग भी गठित किया गया था, एक कमेटी भी गठित की गई थी कि उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया गया था कि आप एक डेडिकेटेड सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश कीजिए। और उसका नाम क्या था? उसका नाम था ली आयोग। कौन सा? ली आयोग। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, ली आयोग। कौन सा? ली आयोग। जिन जिन लोगों को ये चीज नहीं पता है लिख लीजिए कि सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन को स्टैब्लिश कब किया गया? 1926 में, ठीक है? किस एक्ट के थ्रू किया गया? 1919 के एक्ट के थ्रू किया गया। कौन सी कमेटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? तो ली कमेटी या फिर ली आयोग, ठीक है? तो ये अभी तक की कहानी रही हमारी हाई कमिश्नर की, हमारी सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब हम बढ़ते हैं लास्ट 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, ठीक है? इसमें क्या किया गया कि जो बजट है, क्या बजट को सेपरेट कर दिया गया। किससे? सेंट्रल बजट से। किससे? प्रोविंशियल बजट को सेपरेट कर दिया गया। प्रोविंशियल बजट को हमारे सेपरेट कर दिया गया सेंट्रल बजट से। किससे? सेंट्रल बजट से। और दूसरी बात, यहां पे आप ये चीज देख पाइएगा कि ये जब लॉ लाया गया था, मतलब सॉरी जो एक्ट लाया गया था 1919 में, इसके साथ में आपको एक चीज पहले से बोल दी गई थी कि हम एक स्टैच्यूटरी कमीशन भी इसके साथ डेवलप करेंगे, ठीक है ना? एक स्टैच्यूटरी कमीशन कहने का मतलब ये है कि एक तरह का ऐसा कमेटी जो कि वहां के ब्रिटेन के पार्लियामेंट में लॉ पास करके उसे एस्टैब्लिश किया गया, ठीक है? ब्रिटेन के पार्लियामेंट में उसे लॉ पास करके एस्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका सोल या फिर एकमात्र काम क्या रहेगा? ये पिछले 10 वर्षों में इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू कौन कौन सा काम हुआ और कौन कौन से काम को सही तरीके से किया गया, उसका असेसमेंट कौन करेगा? ये स्टैच्यूटरी कमीशन, ठीक है? और हम इस वीडियो के बाद जानेंगे कि भारत में साइमन कमीशन क्यों आया। तो ये जो स्टैच्यूटरी कमीशन की बात यहाँ की जा रही है, यही स्टैच्यूटरी कमीशन बन के कौन आएगा हमारे यहाँ? साइमन कमीशन। लेकिन इसे 10 साल बाद आना था। कब? 10 साल बाद आना था, यानी कि नियमतः उसे आना था 1929 में, लेकिन वो भारत में कब आ गया? 1927 में ही आ गया था, ठीक है? उसकी कहानी मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा और मैं होप करता हूं कि यहां तक की चीजें आपको बड़े अच्छे से समझ में आई होंगी। तो जो जो पॉइंट मैंने यहाँ पे मार्क किए हुए हैं, मैं होप करता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और अगर स्क्रीनशॉट जो
लेने में इनकैपेबल है, जिन्हें ये लगता है कि मेरे को इसका एक प्रॉपर फॉर्म चाहिए या फिर लाइव पिक्चर चाहिए इस बोर्ड का, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में रोज की जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके बोर्ड का पर्टिकुलर पिक्चर अलॉन्ग विद द पीडीएफ मैं अपलोड कर रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे। तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल को पिन कर दे रहा हूँ। जो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आइए, आपका स्वागत है। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए होगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए।